तो जब मेरे सब्सक्राइबर राघव मित्तल ने जब ये शेयर किया मुझसे बात कि भाई जब मेरे ऊपर ये इंद्रजाल का प्रयोग हुआ था तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और मैं कैसे इन सब से निकलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीब 3-4 साल पुरानी है। जो राघव मित्तल है वो यूपी में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे और उनकी जॉइंट फैमिली थी। उनके चाचा चाची, मम्मी पापा ये सब रहते थे और उनके चाचा चाची का एक बेटा था करीब 8-9 साल का, कबीर। उन्होंने अपना रियल नेम भी शेयर करने के लिए मुझसे बोला था क्योंकि वो मेरा चैनल देखते हैं और उन्होंने बोला कि सूरज भाई मैं आपको वो काबिल समझता हूँ कि आप मेरी स्टोरीज़ को ऐसा नरेट करोगे कि सब्सक्राइबर्स जो आपके हैं उनको कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया। अब वो उनका है थिंकिंग कि हाँ भाई मैं काबिल हूँ या नहीं, तो वो अलग बात है। तो उन्होंने बताया क्यों भाई, तो उन्होंने बताया कि 3-4 साल पहले उनके फादर की डेथ हो गई थी जी, और उनको हार्ट अटैक के कारण उनका डेथ हुआ था। लेकिन उनकी मौत के बारे में उनकी फैमिली वालों ने उन्हें नहीं बताया क्योंकि जिस दिन उनको अटैक आया उसी रात को राघव जी को बिना बताए उनकी फैमिली वालों ने उनके फादर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और वो अपने फादर से इतना लगाव रखते थे राघव कि अगर उनके फादर को कुछ होता था तो राघव भी एकदम बेचैन हो जाते थे। और राघव को उनकी फैमिली ना स्ट्रेस नहीं लेने देती थी। इसका कारण ये था कि जो राघव थे उनके हार्ट में होल था, यानी छेद था उनके हार्ट में, इसलिए अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे या कुछ भी तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो उनके फादर ने बोला उनकी मम्मी से कि ऐसा है कि अब मुझे तो लग रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो तुम ऐसा करना कि जब तक राघव का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, हार्ट ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरी मौत के बारे में राघव को मत बताना, जब वो ठीक हो जाएगा तब बता देना। उन्होंने कहा ठीक है। इतना बोल के वो आखिरी सांस उन्होंने अपना लिया और वो दुनिया से चल बसे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी घर वालों के लिए कि इतनी बड़ी बात कैसे छुपाया जाए, कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। कल को राघव पूछेगा कि मम्मी पापा किधर हैं तो क्या जवाब देंगे, वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहे थे। तो उनके मतलब उनको उनकी बुआ भी आई हुई थी, तो उनके बुआ ने कहा कि क्यों ना हम राघव को कुछ दिनों के लिए कहीं और भेज देते घूमने के लिए, पीछे से हम इनके फादर का क्रियाकर्म करने के बाद फिर इसको वापस बुला लेंगे। लेकिन अब कहाँ भेजा जाए इसको, तो तभी उस टाइम उनके मतलब कि राघव के मामा का कॉल आ जाता है उनकी मम्मी के पास। राघव के मामा बताते हैं उनकी मम्मी से कि हमारी दादी जी की डेथ हो गई है। तो उन्होंने भी अपना सारा किस्सा बताया कि भाई मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है और ऐसा ऐसा बात है, राघव के पापा ने मना किया है। तो उन्होंने कहा दीदी आप टेंशन मत लो, आप एक काम करो कि राघव को आप हमारे यहाँ भेज दो कुछ दिनों के लिए, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊँगा। उन्होंने कहा कि हाँ ये बढ़िया रहेगा। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने राघव से बोला कि बेटा हम किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा सकते, तो तुम मामा के यहाँ चले जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर आ जाना। तो उसने कहा ठीक है मम्मी। उसके बाद वो चले गए और फिर पीछे से क्रियाकर्म सब कुछ किया गया। अब दिक्कत ये था कि जब वो आएगा तो आप क्या जवाब देंगे। तो उनकी बुआ ने कहा कि मेरे पास एक तरीका है जिससे राघव को ये लगेगा कि उसके पापा जिंदा हैं और वो उनसे बातें कर रहे हैं, उसके साथ वो रह रहे हैं। तो सभी हैरान कि ऐसा कौन सा तरीका है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पड़ोस में एक बार एक आदमी आया था, वो ऐसा माया जाल फैलाता है, इंद्रजाल के थ्रू वो एक ऐसा माया जाल बनाता है कि सामने वाले को लगेगा कि वो इंसान सच में है। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि उनके पड़ोस में एक आदमी के भाई की डेथ हो जाती है, बहुत रोता है वो, तो माया जाल में उसको ऐसा वो कर देता है कि वो आदमी को ऐसा लगता है कि उसका भाई सच में जिंदा है, वो उससे बातें कर रहा है सबके सामने, हंस बोल रहा है। अब सब लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा सच में भी हो सकता है। तो उसके चाचा ने कहा कि अरे पागल हो क्या, ये सब फालतू बातें हैं, कुछ हो गया हमारे राघव को तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, उस आदमी से हम जब बोलेंगे तब वो ये माया जाल तोड़ देगा। तो उसकी मम्मी को लगा कि बताओ सही रहेगा कि नहीं। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, सही रहेगा, जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता हम लोग इसको इस माया जाल में रखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर जैसा तुम समझो सही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब राघव वापस घर आएगा तब हम उस आदमी को बुलाएंगे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, राघव जब घर वापस आया तो उस आदमी को भी बुलाया गया। राघव ने बताया कि सूरज भाई जब मैं अपने घर आया ना तो वो आदमी
मेरे घर के पास ही बैठा हुआ था, अंदर बैठा हुआ था, बड़ा अजीब सा दिख रहा था। सर पे लाल पगड़ी बांधे हुए, तौलिया, और हाथ में पूरी ढेर सारी रिंग पहना हुआ है। आपने देखा होगा अक्सर ढेर सारी बड़ी बड़ी मोती रिंग वाली पहनते हैं। और उसने एक गंदा गंदा झोला अपने कंधे पर टांग रखा था। तो मैंने पूछा कि ये कौन है मम्मी? तो उन्होंने कहा कि अरे दूर से आए हैं, प्रसाद देने के लिए दर्शन करने गए थे। तो उन्होंने, बुआ ने इशारा किया राघव की तरफ, तो उस आदमी ने अपने झोले से एक लड्डू निकाला मोतीचूर का और बोला कि ये लो प्रसाद खा लो। उसने माथे लगाया और खा लिया। खाने के बाद उसने तुरंत ये सवाल किया कि मम्मी पापा किधर हैं? आप लोग सब इधर बैठे हुए, पापा दिख नहीं रहे हैं। तो अब सब चुप कि अब क्या जवाब दें। तभी उसने कहा, अरे पापा वहाँ पे क्या खड़े होके कर रहे हो, आप इधर आओ। वो ठीक उस आदमी के पीछे उसके पापा खड़े थे। वो गया तो कह रहे, पापा आप बड़े कमज़ोर से लग रहे हो, क्यों तबीयत नहीं सही है क्या आपकी? वो कुछ नहीं बोल रहे थे, चुप। अब सब घर वाले देख रहे, कह रहे ये मतलब सच में ये अपने पापा से बात कर रहा है, वो भी इतनी जल्दी। तो उसकी बुआ ने बात को संभालते हुए कहा, ऐसा करो राघव, तुम थक गए होगे, तुम जाके आराम करो, पापा को भी आराम करने दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा ठीक है। वो चला गया आराम करने के लिए। शाम के टाइम जब खाना पीना सब लोग खाने बैठे, तो उन लोगों की एक आदत थी कि वो एक साथ खाना खाते थे बैठकर डाइनिंग टेबल पे। तो जिस चेयर पे उसके पापा बैठते थे वो खाली थी, और राघव हमेशा अपने पापा के बगल वाली चेयर पे बैठता था। तो सबके प्लेट में खाना लगा, लेकिन राघव के पापा नहीं आए। तो उसने मम्मी से बोला कि मम्मी पापा नहीं आए अभी तक, तबीयत अभी तक सही नहीं हुई क्या? तो उन्होंने जैसे ही आगे कुछ बोलना चाहा, तभी उन्होंने कहा कि अरे पापा आप आ गए, आइए बैठिए बैठिए। बैठ गए। सब देख रहे हैं कि राघव के पापा दिख ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे मम्मी आप क्या कर रहे हो, पापा के लिए खाना तो परोसो। अब कोई जब तक दिखेगा नहीं तो खाना कैसे आप दोगे? फिर भी डरते डरते प्लेट में खाना परोसा। तो राघव ने बताया कि सूरज भाई मेरे पापा ना खाने को बस एक टक देखे जा रहे थे, खा भी नहीं रहे थे। और जब मैंने उनसे बोला कि आप खाना खाओ तो वो मुझे घूरने लगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा पापा की तबीयत सही नहीं है, वो खाना नहीं खाएंगे, और एक काम करना आज कि आज तुम अपने पापा को अपने कमरे में सुलाना। राघव ने कहा कि भाई ये चीज़ ना मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला कि अपने पापा को अपने कमरे में ले जाओ आज आराम करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो कमरे में भी लेके गया। राघव ने बताया कि भाई मैंने अपने पापा से बात करने की कोशिश की रात को भी कमरे में, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बात को इग्नोर किया, सो गए। सुबह जब उठा तो देखा उसके पापा थे ही नहीं बिस्तर पे। जब वो तैयार होके बाहर निकला तो देखा कि एज़ यूजुअल जैसे उसके पापा पहले सुबह सुबह बैठ के बालकनी पे पेपर पढ़ते थे वैसे ही थे। राघव गया, बोला कि पापा अब आपकी तबीयत कैसी है? तो उसके पापा ने पहले घूरा और फिर हंस के बोले, अरे बेटा मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसको लगा कि लगता है मेरे पापा नॉर्मल हो गए, वो खुश हो गए। उसके बाद बातचीत सारी चीज़ें होने लगी, हंसी मजाक करने लगे। लेकिन उसके घर वाले ना ये चीज़ जब देखते थे तो उनको डर लगता था कि यार ये राघव कि ऐसे हंस रहा है, चलो वो खुश है, हम लोग को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कहीं ऐसा ना हो कि इसी माया जाल में वो फंस के रह जाए। तो उन्होंने क्या किया कि बुआ को कॉल किया उनकी मम्मी ने, और बोला कि यार हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कुछ भी गलत नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ दिन चलने दो, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मैं उस आदमी से बात करके ये माया जाल तोड़वा दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ दिन और देखते हैं। इसी तरीके 3-4 दिन हो गए। राघव ने बताया कि सूरज भाई मैं नोटिस कर रहा था और मुझे शक होने लगा था कि इन 3-4 दिनों में ना तो मेरे पापा के आसपास कोई भटकता था, ना ही मेरे पापा से कोई बातचीत करता था, और जब भी मैं उनके साथ बैठूं हंसी मजाक करूं तो सब मुझे ऐसी नज़र से देखते थे कि यार कोई भूत को देख रहा है। अब वो ये कहते थे कि जब भी उनके भाई उनके पास आके बैठते थे, अपने बिज़नेस के बारे में बातचीत करते थे। टेक्सटाइल का बिज़नेस था उनका, ठीक है, लेकिन फिर भी देखा कि ना तो उनके चाचा उनके पापा से बात कर रहे हैं, ना ही उनकी मम्मी, और जब भी हंसी मजाक करते हैं वो लोग तो हंसते भी नहीं हैं। अब भाई आप ही बताओ, अगर आपको कोई दिखेगा नहीं, क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, तो आप कैसे आप जान पाओगे, कैसे आप हंसोगे या बोलोगे क्या बात हो रही है इनकी। हाँ, तो वो सारी चीज़ें थी। अब ये हुआ कि उसने अपने चाचा से पूछा, चाचा ने कोई बहाना बना दिया कि अरे ऐसा ऐसा बात है, उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन भाई अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि इंद्रजाल का जो एक
पीक पॉइंट होता है ना कि सबसे खतरनाक वाला, वो यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो गया था। राघव ने बताया कि सूरज भाई एक रात की बात है, मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई घर के बाहर ना ऐसा लग रहा है कोई गड्ढा खोद रहा है या कुछ अजीब सा फील हुआ। वो जब बाहर निकले तो देखा कि बाहर हॉल में भी कोई नहीं, उनको वो आवाज़ बाहर से आ रही थी। बाहर जाकर उन्होंने जो देखा, उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दिन उनको अपने पापा, जो उनके पापा हैं, उनको इस हालत में देखेंगे। उन्होंने देखा कि उसके पापा ज़मीन पे बैठ के फालती मार के बैठे हुए हैं और उनके सामने एक डेड बॉडी किसी की है और वो उसके पेट को चीर के उसके पूरी अतड़ियाँ, आँख, वो सब निकाल निकाल के खा रहे थे। वो देखा और चिल्लाया, पापा आप क्या कर रहे हो ये? तब भी कुछ नहीं बोल रहे, वो उसको पेट को चीरे जा रहे हैं। और राघव ने बताया कि सूरज भाई मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई मूवी का सीन देख रहा हूँ या फिर ऐसा। उसने कहा कि वो फेस किसका था, वो डेड बॉडी किसकी थी, उसके चेहरे से पहचान ही नहीं पा रहे थे हम लोग। अब वो राघव वहाँ से इतना भाई स्ट्रेस लिया उसने और तुरंत वो वहीं पर बेहोश हो गया। तो अगले दिन जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी पूरी फैमिली उन्हें घेर के खड़ी हुई है, इंक्लूडिंग उनके फादर भी। बट वो सभी फैमिली मेम्बर से, जैसे मान लीजिए मैं राघव हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और वो फादर वो आपके पर्दे के पास उतनी दूर खड़े हुए हैं, यानी करीब 20-30 मीटर दूर। हाँ, तो वहाँ पे वो खड़े हुए हैं और वो राघव ने जैसे ही वो देखा अपने फादर को आँख खुलते, उसे सारा मंजर याद आने लगा रात का। राघव ने बताया कि सूरज भाई उस टाइम मेरे पापा लग ही नहीं रहे थे कि ये मेरे पापा हैं, इतना ज़्यादा डरावने, और हाथ में चाकू लेके खड़े थे और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहे हैं और मैं चिल्लाए जा रहा हूँ अपने घर वालों के सामने कि पापा मेरे पास मत आओ, आप दूर रहो मेरे से। मतलब उनको लगा ही नहीं कि ये मेरे फादर हैं। वो डर के सीधा अपने दादी वाले रूम में गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बोले कि सूरज भाई मैं डर के एक कोने बैठा हुआ था। अब इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बताया कि तभी कांच टूटने का आवाज़ आया और उन्होंने देखा कि उनके दादी का जो रूम है उसका खिड़की का कांच किसी ने बाहर से तोड़ा पत्थर मार के, और कांच पे लिटरली पूरा खून लगा हुआ था। जब उन्होंने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका तो उसके फादर वहाँ दूर खड़े होके पेड़ के पास, पूरे हाथ में खून, मुंह में खून, और उसको ऐसे करके बुला रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ। अब ये चीज़ राघव ने जब देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ उसकी फैमिली, राघव की फैमिली परेशान थी कि अब क्या किया जाए, हमें उससे सच्चाई बता देनी चाहिए। तभी राघव दौड़ते हुए अपने मम्मी के पास गया और गले लग के रोने लगा कि मम्मी वो मेरे पापा नहीं है, वो कोई और है, वो मुझे जान से मार देंगे, मेरे पापा को बुलाओ। उसकी मम्मी ने कहा बेटा पहले तुम शांत हो जाओ, हमें तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन तुम हमसे वादा करो कि तुम ये चीज़ हमारी बातें शांति से सुनोगे और ज़्यादा हाइपर नहीं होगे। उसने बोला ठीक है बताओ क्या बात है। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि असल में वो तुम्हारे फादर नहीं है, बल्कि जो उस दिन वो आदमी आया था उसने अपने जादू से, अपने माया जाल से ऐसा क्रिएट किया हेलुसिनेशन कि वो तुम्हारे फादर हैं और वो रियलिटी में तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे फादर की डेथ कुछ दिन पहले ही हो गई है। और उन्होंने हमसे बोला था कि जब तक राघव का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता तब तक आप राघव को कुछ मत बताना। राघव ने कहा कि सूरज भाई मुझे तकलीफ़ सबसे ज़्यादा इस बात की हुई कि सबको पता था, फैमिली मेम्बर्स को, कि मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, और लास्ट टाइम जब उनकी डेथ हुई तो ना तो मुझे उनका शक्ल देखने को मिला, ना ही अंतिम संस्कार करने को मिला। मुझे इस चीज़ में शामिल नहीं होने दिया। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ इस बात की थी। वो रोते 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 सो गए। दूसरे दिन जब उनकी आँख खुली तो आँखों के सामने ही उठते ही देखा कि उनकी दादी, ऐसे जैसे ये बेड है और सामने चेयर पे उनकी दादी का हाथ पैर बांध रखा है उनके फादर ने, और गले पे चाकू लगा रखा है, और बोला कि इस चाकू से तू अपने हाथ की कलाई को, पहले अपनी कलाई के नस को काट, नहीं तो मैं इस बुढ़िया को मार दूंगा। राघव ने कहा कि सूरज भाई मुझे पता था कि ये मेरे फादर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, मुझे फील कि मेरी बॉडी वो है मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। वो ऐसा लग रहा है जो मुझसे वो बोल रहे हैं मैं वो चीज़ कर लूँ। उन्होंने मुझे डराने के लिए मेरी दादी के गर्दन पे हल्का सा कट लगाया तो उनका ब्लड निकलने लगा, और मेरी दादी चिल्लाने लगी कि बेटा मुझे बचा लो, ये जो बोल रहा है ये कर लो, अपने आप अपनी कलाई काट दो। उसने चाकू फेंका उसके फादर ने, और उसने उठाया और बोल रहे कि सूरज भाई मैं
ऐसा लग रहा है मैं देख रहा हूँ लेकिन मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं, और जैसे उसने कट किया तुरंत उसकी आंखों के सामने ब्लैक ब्लैक स्पॉट सा दिखने लगा। कभी आपको चक्कर आए जैसे बेहोश हुए हो कभी? नहीं मुझे अगर नहीं कभी आप हो गए या फिर कभी ऐसा हो भी ना, लेकिन जैसे अगर कोई होता है तो उसको ऐसा लगता है आंखों के सामने एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट टाइप का दिखने लगता है। उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ें हो रही हैं और उनके फैमिली वालों की आवाज़ें आ रही हैं दरवाज़ा पीटने की, और वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में, बोर्ड रूम में उनकी मम्मी बैठी होती है उनके पास और पूछती हैं कि बेटा क्या ज़रूरत थी तुमको ये सारी चीज़ें करने की, हमें माफ़ कर दो अगर तुमने हमारी वजह से किया कि हमने तुम्हारे फादर की डेथ के बारे में नहीं बताया। तो उसने बोला नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मैं जब सोकर उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा मुझसे बोल रहे हैं कि तुम अपनी कलाई काट दो, और उन्होंने दादी को भी मतलब चाकू लगा रखा था गर्दन पे कि मैं इस बुढ़िया को मार दूंगा। तो ये सुन के उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा दादी तो सुबह से हमारे साथ ही थी। अब राघव को यकीन हुआ या फिर उनको ऐसा लगा कि जो एक तो उनको पता ही था कि ये फादर और वो माया जाल है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो दादी है वो भी माया जाल ही थी। यानी इनकी दादी रियल में थी लेकिन उस टाइम में जो कुर्सी पर बंधी हुई थी वो भी माया जाल ही था। अब उसने बोला कि मम्मी, राघव ने हाथ जोड़ के अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी कुछ भी करके मुझे इस जो ये चीज़ें आपने उस आदमी से कराई हैं मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं पागल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, मैं बुआ से बात करती हूँ। उन्होंने सारी बातें राघव की बुआ से बताई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उस आदमी से बात करके करती हूँ। शाम को जब राघव की बुआ का कॉल आया और उस टाइम राघव की मम्मी से जो उनकी बुआ ने बताया, विकास भाई आप भी नहीं सोच सकते कि कोई आपके साथ रह रहा है और वो आपके पीठ पे छुरा भोंकने के लिए तड़ा हुआ है, और वो चीज़ राघव की फैमिली वालों ने ही किया। उन्होंने बताया कि उस आदमी ने माया जाल किया था, इसके जो राघव के चाचा चाची थे, ये उस आदमी का एड्रेस कहीं से पा गए और उसको 1 लाख रुपए का लालच दिया और कहा कि तू इस लड़के को अपने ही माया जाल में फंसाकर इसे इतना पागल कर दे कि अपने सोचने समझने की ताकत खो दे और ये अपने आप को ही मार दे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तुम्हें कैसे पता? तो उसने कहा बुआ ने कि मैंने उसको डबल पैसे देने का बात किया, इसलिए उसने ये सारी सच्चाई बताई, क्योंकि पहले तो वो मना कर रहा था कि मैं नहीं तोड़ूंगा ये जाल। तब उन्होंने कहा क्यों? तो बोला नहीं बताऊंगा। तब उन्होंने कहा कि पैसे मैं इतना दूंगी, वो बोला नहीं मुझे इतने चाहिए। तब उसने पूरी सच्चाई बताई और इसका कारण यही था कि राघव के जो फादर थे और उनके जो चाचा थे, इन दोनों का बहुत बड़ा टेक्सटाइल का बिजनेस था, ठीक है। और राघव के फादर के मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी राघव की हो जाती, जो भी उनका बिजनेस था। लेकिन राघव के चाचा ये नहीं चाहते थे कि ये राघव का हो। फीमेल जिन की स्टोरी, फीमेल जिनकी मेरे पास में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, जिनमें से एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ जो कि अभी कुछ ही महीने पहले मेरे को भेजी थी। तो यूपी में एक जगह पड़ती है इटावा करके। अब जैसे ब्रह्मराक्षस होता है ना, ब्रह्मराक्षस आपको हमेशा हिंदू कल्चर में मिलेगा, हिंदुओं में, क्योंकि ब्राह्मण की आत्मा है, तो मुस्लिम क्रिश्चियंस में तो हो नहीं सकता है। उसी तरह जो जिन होते हैं ना, जिन भी आपको मुस्लिम कल्चर में ही मिलेगा, जिन हिंदू कल्चर में नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन भी मुसलमानों की तरह मस्जिद आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए जिन के जो भी केसेस होते हैं 90% केसेस मुस्लिम्स के साथ ही होते हैं। तो ये भी एक मुस्लिम फैमिली थी। तो हुआ ये था कि उस परिवार में एक लड़का रहता था, उसका बड़ा भाई था और उसकी माँ थी लड़के की। उसका जो बड़ा भाई था उसकी नई नई शादी हुई थी उन दिनों पे, और उसकी शादी जिस लड़की से हुई उसकी कोई रिश्तेदार थी जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी थी। तो शादी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था इनके घर में। कुछ टाइम बाद उनका प्लान था कि जो छोटा वाला लड़का है कुंवारा, उसकी भी शादी कर देंगे। अब एक बार ऐसा हुआ कि इनके गांव से कोई बारात जा रही थी किसी दूसरी जगह पे, तो वो लड़का मतलब इनका जो देवर था वो उस बारात में गया हुआ था, और बारात से वापस आते हुए इनकी बस एक जगह पे रुकी। इनको प्यास वास लगी हुई बारातियों को, तो एक जगह कुआं था, तो वो वहाँ पे इन्होंने बस रोक ली। तो कुछ देर सारे बाराती उतरे और पानी वानी पिया और फिर आके बैठ गए। अब तुक्के की बात ये थी कि वो जो कुआं था वहाँ पे एक फीमेल जिन रहा करती थी, और ये जो लड़का था, जो कुंवारा लड़का था,
जवान लड़का था, हट्टा कट्टा था, लंबा सुंदर लड़का था। तो वो किसी तरह इसके ऊपर जो है अट्रैक्ट हो गई, इस लड़के के ऊपर, और इसके साथ लग के इसके घर तक पहुंच गई। अब घर पे पहुंच गई तो अब वो चाहती ये थी, वो इस लड़के से शादी करना चाहती थी, जो जिस लड़के के साथ में लगी थी। तो 2-4 दिन बाद वो इसी के ऊपर आई, लड़के के ऊपर आई, और इसकी माँ से बोली कि उसने बताया इनको कि मैं जिन हूँ और मैं तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहते हैं, तो आप जो हैं मेरी शादी करवा दो इससे। लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, हम एक जिन से कैसे शादी के लिए तैयार हो जाए। उसकी माँ ने मना कर दिया। वो बोली ठीक है। फिर 2-4 दिन हुए, उसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ बुरा नहीं करा। फिर 2-4 दिन बाद वो फिर से आई उसके ऊपर। फिर से उसने बोला कि आज मैं एक और बार आपसे पास आ रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मार कर अभी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती, मैं आपसे आपका बेटा छीनना नहीं चाहती, इसलिए आप राजी राजी तैयार हो जाओ इसकी शादी मेरे साथ करने के लिए। लेकिन उसकी माँ फिर भी नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ, फिर एक रात ये सब लोग सो रहे थे अपने घर में, लेकिन जब सुबह इनकी आंख खुली ना, तो इन्होंने देखा कि इनके बेड किसी जंगल में लगे पड़े हैं। मतलब जब आंख खुली तो देखा कि जंगल में है। अभी किसी तरह फिर वहां से अपने घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो वो जिन फिर से इसके उस लड़के के ऊपर आई और उसने बोला कि आज जो मैंने तुमको दिखाया है ये तो एक छोटा सा नमूना है, हो सकता है अगली बार तुम्हारी आंख ऊपर आसमान में खुले, अब आसमान से गिरोगे तो कहाँ जाओगे फिर, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मान जाओ और मेरी शादी करवा दो इससे। लेकिन वो औरत फिर भी नहीं मानी, उसकी माँ, लड़के की माँ फिर भी नहीं मानी कि नहीं। और वो कहीं इलाज भी नहीं करवा रही थी उस दौरान ना, इलाज का तो उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया कि इलाज करवाया नहीं करवाया, इसलिए मैं नहीं बता सकता इस बारे में। लेकिन जो है वो फिर भी नहीं माने कि नहीं, शादी नहीं करवाएंगे हम। तो फिर क्या हुआ, जो बड़ा भाई था उस लड़के का, वो ट्रक ड्राइवर था। तो कुछ दिन बाद एक दिन ट्रक चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई लड़के की। तो मौत होने के कुछ दिन बाद जब थोड़ा सा रोना धोना खत्म हुआ, नॉर्मल हुआ घर, तो वो फिर से उस लड़के के ऊपर आए। फिर उसकी माँ से बोला कि तेरे को मिल गया ना मेरी बात ना मानने का नतीजा, अभी तो तेरा एक ही लड़का गया है, एक ही लड़का खोया है तूने, अगर अब भी तू नहीं मानी तो तू अपना दूसरा लड़का भी खो देगी। तो अब वो फिर जो है औरत, उसकी माँ लड़के की, वो शादी तैयार हो गई कि ठीक है मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खोना चाहती, तो मेरे लड़के को कुछ मत करियो, तेरे को जो करना है तुम लोग शादी कर लो। अब जैसे हमारे यहाँ तो होते हैं फेरे वेरे होते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम में तो सामने बिठा के कबूले उन्होंने करवाया, अपना दोनों को मियाँ बीवी बना दिया और उनकी शादी हो गई। अब शादी हुई तो वो एक अलग कमरे में रहने लगा अपना लड़का, लेकिन उसने ये फीमेल जिन्नेन से ये बोला था कि ये बात कभी किसी को मत बताना कि भाई ये लड़के ने कि मेरी शादी इससे हो रखी है किसी जिन से। उन्होंने शादी की कैसे, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज्ड हूँ। उन्होंने इस डिटेल्स मेरे को नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था इन दोनों की शादी हो गई। तो मेरे ख्याल से उन्होंने आपस में ही बैठ के ये कबूल कर लिया होगा एक दूसरे को, जैसे हमारे होता है ना, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, रिचुअल होता है, किसी को नहीं बुलाया होगा। हाँ, मतलब घर में ही उन दोनों ने आपस में बैठ के कि भाई ठीक है मैं तुमको अपनी बीवी कबूल करता हूँ, उसने बोल दिया होगा मैं तुमको अपना शौहर कबूल करती हूँ, और इस तरीके से उनकी शादी हो गई होगी। तो उसके बाद में फिर वो रहने लगे। अब इनकी फैमिली में तो ये पता थी कि भाई इसकी माँ को, लड़के को पता थी कि इसकी शादी हो गई है जिन के साथ, लेकिन आस पड़ोस के मोहल्ले रिश्तेदारों पे तो किसी को नहीं पता थी। तो सब के सब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इनसे बोलते कि भाई तुम्हारा लड़का जवान हो रहा। अब एक ही लड़का बचा था इसके पास में, कोई दूसरा लड़का भी नहीं था, और जो पहले वाला लड़का था उसकी सिर्फ एक लड़की थी, उसका बेटा भी नहीं था कोई। तो सब बोलते कि भाई इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इसकी उम्र ढलने लगी है, इसका बुढ़ापा आने लगा और बाद में रिश्ता भी नहीं मिलेगा और कोई है भी नहीं आगे तुम्हारा जो है परिवार चलाने वाला, तो शादी क्यों नहीं करते। लेकिन शादी कैसे करते, क्योंकि जिन से शादी कर रखी थी। तो फिर इसकी माँ ने, अभी बताते हैं कि वो फीमेल जिन जब भी आती थी वो उस लड़के की बॉडी पर ही आती थी। तो इन्होंने उसको बुलाया तो वो उस लड़के की बॉडी में आई। तो इसकी माँ ने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें जो है दुनिया भर के लोग ताने देते हैं, सब तरह तरह की बातें करते हैं, हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, आप हमारी इसकी शादी किसी इंसान से करने दो, ठीक है। लेकिन उससे शादी होने के बाद भी ये आपके साथ भी पति रहेगा, एक दिन आपके साथ रहेगा, एक दिन उसके साथ रहेगा, इस तरीके से आप मान जाओ।
तो वो जिन तैयार हो गई शादी कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, तुम्हें परेशानी होती है तो तुम इसकी शादी कर दो। तो उन्होंने एक औरत से, एक इंसान से मतलब कि शादी कर दी उसकी, और फिर सब ठीक ठाक चलता रहा। वो जिन थी, उसके साथ जिस कमरे में जिन रहती थी उस कमरे में किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी, सिर्फ इसके पति की जिसकी शादी हुई थी और उस बड़े भाई की बेटी की। उसकी भी मेरे ख्याल से एंट्री इसने इसलिए अलाउड कर रखी थी क्योंकि ये एक अच्छी जिन थी, तो इसको शायद इस बात का एक वो था, गिल्ट था कि इसने उसके बाप को मार दिया था ट्रक एक्सीडेंट में, तो इसलिए उसकी एंट्री अलाउड करती थी। और ये बिल्कुल उसको अपनी बेटी की तरह पालती थी, वो जिन उस लड़की को अपनी बेटी की तरह उसने पाला। और कुछ टाइम बाद उसके भी खुद के 2 बच्चे हुए उस लड़के के साथ में, उस जिन के। तो वो ऐसा, और जो उसकी दूसरी बीवी थी ना, वो भी नहीं जाती थी उस कमरे में जिस कमरे में वो जिन रहती थी। तो एक रात वो उसके साथ बिताता, एक रात वो उसके साथ बिताता, इकट्ठा नहीं होते थे कभी भी। तो ऐसा चलता आ रहा। और ये बताते हैं कि पहले तो बहुत गरीब परिवार से थे वो लोग, लेकिन आज की डेट में उनके पास करोड़पति बन चुके हैं, बहुत पैसा आ चुका है उनके पास में, जो कि नेचुरली आना ही था। जिन तो पैसा देते ही हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। तो ये था वो केस। हालांकि ये एक जिन की स्टोरी थी, लेकिन अच्छे जिन की स्टोरी थी, ये बुरा जिन नहीं था। बुरा जिन तो बहुत बुरा भी कर सकता है, ऐसे भी स्टोरीज हैं, लेकिन ये अच्छी स्टोरी थी। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें जो है ना, अट्रैक्शन, शादी वादी, ये सिर्फ इंसानों में नहीं, भूत जिन, इन सब चीज़ों में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ये वाली फीलिंग्स होती हैं इन सब चीज़ों में भी। अभी मेरे पास एक इंसिडेंट आया है, उसमें एक फीमेल ने मुझे कांटेक्ट किया कि अक्षय सर, मेरा जो बच्चा है वो पिछले 1 हफ्ते से अजीब एक्ट कर रहा है। उस बच्चे की जो हरकतें थी ना, उसने हमारे सर पैर सब ज़मीन खिसका दी थी। मैंने उन्हें कॉल करा क्योंकि वो मेरे नोन टू में आई थी, तो मैंने उन्हें फ़ोन करा, टाइम निकाल के मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि उनका 11 साल का जो बच्चा है वो स्कूल बंक कर रहा है। 11 साल का बच्चा, उसको वो लोग स्कूल के गेट पे छोड़ के आते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। स्कूल टीचर्स का फ़ोन आता है कि बच्चा आज आया नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो उसे छोड़ दिया था और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। फिर उस बच्चे की धीरे धीरे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो 11 साल का बच्चा अपनी फैमिली में जो भी उसको पर्स दिखता है उसमें से पैसे उड़ा लेता है। वो 11 साल का बच्चा छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है। वो आधे घंटे तक जो वाइन शॉप होती है उनको घूरता रहता है। तो भाई यहाँ से तो सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ से तो इतना पता लग रहा है कि उसकी संगत खराब हो गई। मैं बताता हूँ, उसके साथ कोई भी नहीं रहता। अच्छा। वो बहुत देर तक वाइन शॉप को घूरता रहता है, बहुत देर तक चिकन शॉप्स को घूरता रहता है। उसके साथ कोई भी नहीं, मतलब अगर वो बंक पे जा रहा है तो भी उसके साथ कोई नहीं है। छोटी छोटे लड़कियों को चॉकलेट दे रहा है, उसे नॉलेज कौन दे रहा है कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन घर पे रहता है और शाम को वो अपने उसमें जाता है कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर जो है वो ट्यूशन्स होते हैं छोटे बच्चों के, वहाँ से उसको ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। अब धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे सामने निकलती है कि पैसे चोरी हो रहे हैं। फिर एक दिन उनकी मदर जो है उनसे बात करने के लिए बैठती है, बोलते कि मदर ने बस एक स्टेटमेंट बोली थी कि तू पैसे चुराने लग गया। 11 साल के बच्चे ने अपनी मम्मी के मुंह पर चाटा मारा घुमा के कि मेरे से, और पता क्या बोला, मुझसे दोबारा मत पूछ लियो इस बारे में। उनके पापा थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उसके पापा आगे बढ़ते मारने के लिए तो उनकी मम्मी रोक देती है, नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है, इसके अंदर कोई और है। माँ को तो पता है ना बच्चा क्या कर सकता है। उसने मम्मी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था ना कि थप्पड़ लगते ही उनके आंसू निकल गए थे, कि थप्पड़ लगते ही उनके आंसू निकल गए कि अचानक से क्या हुआ। अब ये लोग समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और होता क्या था, ये जो 11 साल का बच्चा है ये रात को किचन में जाता है, हाथ में आटा भरता है और आटा मुंह पर रख के उसे खाना शुरू कर देता है। जैसे आप देखते हो ना, ये आशीर्वाद का आटा आता है, पैकेट फाड़ा आटा खाना शुरू कर देता है। सूखा आटा दिन में ही खाना बंद कर देते हैं। कैंची उठाते हैं, शीशे के सामने जाता है, अपने बाल काटने लग जाता है। कभी जीभ के पास लाके यूं करने की कोशिश करता है, पीछे से इसकी मम्मी रोक देती है। कुछ गरम गरम खाना आता है, जैसे मैगी बना के लाई, पहले जिद करेगा मुझे मैगी खानी है, मैगी आ जाएगी, हाथ से उठाएगा, गरम गरम पापा के ऊपर फेंक देगा, मम्मी के ऊपर फेंक देगा। सब बहुत परेशान चल रहे हैं कि चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, वो जो नानी थी वो आई थी घर पे,
उसकी नानी आती है, मम्मी कि मैं देखती हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करती हूँ, वो माता की भक्त थी। वो आती है, वो बैठी होती है, तो उनकी आदत थी, बुजुर्ग फीमेल्स की आदत होती है बात बात पे चाय पीने की। तो शाम की चाय बन रही थी, तो गर्म खौलती चाय रखी हुई थी। तो वो जो उसकी मम्मी थी लड़के की, बोलते मम्मी मैं बिस्किट लेके आती हूँ आपके लिए, आप 2 मिनट बैठो। तो वो नानी बैठी थी, 11 साल का बच्चा भागा भागा आता है, नानी नानी एक चीज़ बताऊँ। वो बोलती है कि हाँ बेटा क्या हुआ। चाय उठा के सीधा मुंह पे, नानी के मुंह पे। नानी के मुंह पे, नानी मुंह पे हाथ रखती है, उनकी आईज में गई थी वो चाय गरम गरम। उनका ऑपरेशन हुआ, पट्टी लगी पूरी एक आंख पे। वो नानी अपने वापस चली गई। उन्होंने वहां पे किसी से बात की, कुछ समझ नहीं आया चल क्या रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत अब एक्टिविटी कर रहा उसका था। क्या है, नानी को पता लग गया होगा कि कुछ ना कुछ अब कुछ नॉर्मल है। वो सबको ही पता था, लेकिन क्योर कैसे होगा, क्या होगा, बच्चा है ना, बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते, आप उसे बांध नहीं सकते। और अगर मोहल्ले में पता चल गया बच्चा पोजेस है, तो वो कोई अपने घर में नहीं लेगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा होता है ना, बड़े को मतलब नहीं होता, लेकिन बच्चे को हर घर से मतलब होता है। अगर मेरा बच्चा प्यारा है तो वो हर घर के लिए प्यार है, बच्चों से तो नफरत कोई करता ही नहीं। कोई नहीं करता। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी पंडित जी से बात करते हैं, तो पंडित जी आते हैं, बोलते हैं कि घर में अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जब बच्चे की तरफ देखते हैं तो बच्चा उनको देख के मुस्कुरा रहा होता है। पंडित जी को पंडित को बोलते बैठ, बच्चा बोलता है बैठ। पंडित समझ जाता है कोई एंटिटी है, बैठते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि तूने क्यों इस शरीर को पकड़ रखा है। बोलते मेरी मर्जी, जब मन करेगा तब छोड़ूंगा। उल्टे जवाब दे रहे हैं। उल्टे जवाब, वो अपनी मम्मी पापा को भी उल्टे जवाब ही देता था। तो उसकी मम्मी ने बताया कि 1 हफ्ते से ऐसे ऐसे अजीब रिएक्ट कर रहा है, अभी 7-8 दिन हो गए हैं और इस बच्चे की हरकतें ऐसी हैं। पंडित आराम से बैठा हुआ था, वो बच्चा क्या करता है, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, गेट के बाहर भाग जाता है। तो उसकी मम्मी ऐसे बैठ के बात कर रही थी, पंडित जी सामने और उनके पीछे गेट है। तो एकदम से बच्चा आता दिखता है, पंडित के सर में ईंट मारता है बहुत जोर की। पंडित जी के ब्लड निकलना शुरू होता है। पंडित जी के साथ ऐसा होता है कि पीछे से हुआ है, तो वो खुद को बचा भी नहीं सकते थे, उनके ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और ये बच्चा हाथ में ईंट लेके हंसने लग रहा है कि मजा आया, मुझे उतारेगा तू, मुझे निकालेगा तू। पंडित जी बोलते हैं कि मैं किसी सिद्ध पंडित से या बड़े तांत्रिक से बात करूंगा, ये कोई बड़ी ही शक्ति है। उनको पता लग गया कि भाई इसको झेलने के लिए, इससे सामना करने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगने वाली है। देखो एक चीज बताता हूँ विकास भाई, जो जितना इनोसेंट होता है ना, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती। उन्हें लगा बच्चा है, बच्चे में क्या ही होगा। एग्जैक्टली, कि उन्हें लग रहा है कि सामने बच्चा ही तो है। सर फोड़ दिया पीछे से, उनके तो पट्टी लगी। फिर वो आगे बात कर रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। फिर उनको मैंने बोला, जो नून टू थी, कि एक काम करो, ऐसे ऐसे मेरे पास फोटो भेजो उसकी, ये भेजो वो भेजो। भाई जो फोटो उनको नॉर्मल दिख रही है ना, मेरे को उसमें उसका चेहरा ना ऐसे दिख रहा है टेढ़ा। आपको मेरे को जैसे उसका चेहरा इस तरफ से किसी ने खींच रखा है, मुंह में हाथ डाल के ये नीचे वाला जबड़ा खींच रखा है। समझ गया। मैं उसकी मम्मी को बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी मम्मी के तो प्राण निकल जाएंगे कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मैंने फिर बाबा से बात की कि बाबा एक बार फोटो देखना। उन्हें पता क्या दिख रहा है, उन्हें ये वाला जबड़ा खिसका दिख रहा है और दोनों आंखें ऐसे खींची दिख रही है इस तरफ। ऐसे टेढ़ा मुंह दिख रहा है। हाँ, टेढ़ा मुंह दिख रहा है इस तरफ से, यूं जबड़ा उस तरफ जा रहा है, आंखें इस तरफ खींची हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसा दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऐसा दिख रहा है। फिर उन्होंने कुछ इलाज बताया, उस इलाज को ना रातों रात अप्लाई करते बच्चा अगले दिन हरकतें ठीक हो गई। हरकतें क्या ठीक हो गई, उल्टा बोलना बंद कर दिया, अपना डिसिप्लिन में आ गया, स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन पैसे चोरी की आदत, पैसे चोरी है तो जा कहाँ रहे हैं पैसे। बच्चा कुछ खा नहीं रहा, कहीं चॉकलेट वॉकलेट नहीं ले रहा, कुरकुरे वुरकुरे नहीं ले रहा, पैसे जा कहाँ रहे हो। वाइन शॉप पे वो जा नहीं सकता, देख सकता है बस देख रहा खड़ा होकर कि इच्छा हो रही है ना यार, उसके अंदर कोई एंटिटी है। तो एक दिन क्या करती है इसकी मम्मी, इसका पीछा करती है जब ये शाम को खेलने निकलता है। इसकी मम्मी को अब तक लग रहा था कि बच्चों के साथ खेलता है। ये क्या करता है, हमारा जो द्वारका है ना, उसके पास एक शाहबाद स्मार्ट वो है स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, बिजवासन से होता हुआ निकलता है, उनके पास वो रहते थे। तो इसकी मम्मी, ये दिल्ली की बात है, ये अपने द्वारका की ही बात है, तो वो उसकी मम्मी पीछे पीछे निकलती है। तो क्या होता है, ये बच्चों के बीच में जाता है और इधर उधर देखता है। इसे जब दिखता है ना कोई नहीं है, तो ये पटरियों के साइड चलना शुरू कर देता है। पटरियों के पास जाता है, वहां पर खोदता है और उसमें पैसे रख देता है। इसके हाथ में एक्चुअली में उस टाइम पे 4 से 6 हज़ार रुपए थे। वहां पर खोद के पत्थर रख के वहां से चला जाता है। फिर ये बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। इसकी मम्मी ये देखती है कि कहाँ पैसे दबाए इसने, किसको पैसे दबाए, क्या दबा क्या नहीं दबा। तो इसकी मम्मी देख रही होती है कि मैं निकालती हूँ जाके इसने जहाँ दबाए हैं।
एक ट्रेन निकलती है वहां से, गुजरती है ट्रेन, एकदम से दिखता है कि कोई आघोरी, इतनी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, यहाँ पे ऐसे कुछ रखा हुआ उसने पूरा काला वाला अजीब सा, और वो खोद के पैसे निकाल रहा है। भाई यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया अघोरी, आघोरी। लेकिन ऐसा बताते हैं अघोरी गलत चीजों में नहीं होते, देखो वो भाई- सिद्ध वो सिद्ध होते हैं। तो क्या ये सही है यहाँ पे अघोरी कहना? विकास भाई, जो मेरे पास आया वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल थॉट नहीं है। जो उनका हुलिया था वैसा बताया। अब वो कोई तांत्रिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता तो है। यहाँ पे हम होली के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग में जो है वो बता रहा हूँ, जो उन्होंने पूरा मुझे बताया, रिकॉर्ड करके भेजा। ये उनके वर्ड्स हैं। बिल्कुल, मैं कभी भी कोई चीज मंगवाता हूँ बिना रिकॉर्डिंग के नहीं मंगवाता, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। जी भाई। ठीक है। अब उन्होंने बताया उसकी वेशभूषा ऐसी थी, और मैं आपके वैसे हाईलाइट करने के लिए बता दूं, आघोरी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सिर्फ अच्छे नहीं होते, सिर्फ बुरे नहीं होते। ठीक है। तो क्या हुआ, वो खोदता हुआ दिखा उसे, तो उसकी मम्मी भागी। भागते हुए देखकर उस आघोरी ने क्या करा, पीछे मुड़ा, और जो ट्रेन का लास्ट कोई डब्बा था या कोई दूसरा वो आ रहा था, इंजन होता ना आगे आगे का, उसमें चढ़ गया। उस पर उसको पकड़ा और उस पर लटक के रगड़ता हुआ, उसके पैर रगड़े हैं इतने, वो जो भी था बंदा तांत्रिक आघोरी, जो उसके आधे पैर रगड़े हैं उन पत्थरों पे, फिर वो घसीट के उसके ऊपर चढ़ गए, और सिर्फ वो हाथ में लकड़ी पकड़ते हुए उसको देखता हुआ मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। अब ये सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी कि वो जो लड़का है ना, वो कैसे ना कैसे बताए सॉल्यूशन से हो तो रहा था शांत, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली मैंने फोन करा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ रही है, तो बाबा कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें उनके पास पहुंचाई, अपने शिष्य को बोला। फाइनली वो लड़का जाके ठीक हुआ है, लेकिन 100% वो अभी क्योर नहीं हो पाया, क्योंकि जब पता करवाया गया तो बाबा ने बताया कि इसके ऊपर कोई आघोरी ही छोड़ा गया। जो आघोरी मर गया था उसको सिद्ध करके किसी दूसरे ने इसके ऊपर छोड़ रखा। या अपने घर से पैसे चुरा के उसे दे देते हैं, अपने माँ बाप से गलत एक्टिविटी करते हैं। इसके अंदर जो आघोरी छोड़ा गया, शायद अपने टाइम पे जवान जब वो था तो उसके अंदर बहुत एग्रेशन होगा, एग्रेशन तो था ही, साथ में बहुत कामनाएं थी वैसी उल्टी सीधी लड़कियों को लेके। तो ये चॉकलेट वगैरह देता है, खाता पीता रहा होगा तो अल्कोहल शॉप के सामने जाता है, मीट शॉप के सामने जाता है, लेकिन बच्चा है तो कोई देगा नहीं, कोई मिलेगी नहीं। इसने आतंक मचा के रखा था। अब फाइनली थोड़ा सा ट्रैक पे वापस आया। ये तब का किस्सा है। एक्चुअली आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन दैट टाइम एंड आई वाज इन चंडीगढ़ बेसिकली। तो ये वहाँ का किस्सा है। वी वर लिविंग इन मोहाली बेसिकली। मेरा एक फ्रेंड था हम दोनों ने कंट्रीब्यूट करके रूम लिया था, बट ही वॉज जो वो वहाँ रह नहीं रहा था। ही वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर, वो आता जाता था। एंड मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी उसका जिक्र किया, परम नाम है उसका, परम चौधरी। एंड वो मेरे पास आ जाता था अक्सर ही। तो हमने सलाह मशवरा करके एक मोहाली में रूम ले लिया विकास। तो क्या हुआ कि वी वर प्लानिंग आउट फॉर द बजट टू बी लाइक कि 15-20 हज़ार में हमें रूम मिल जाए। एंड वी वर वेरी हैप्पी। हमें जब मोहाली में इस टाइम क्या है ना, स्टूडेंट क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है, वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड अच्छी लोकेलिटी में अगर आप रूम प्रेफर करें तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रूम बिलो 25-30,000। बट हमें एट दैट टाइम्स एक बहुत अच्छा 2 BHK 9,000 रुपये में, 9-10 हज़ार रुपये में मिल गया मोहाली में। मोहाली में, वो भी एक मॉल के अपोजिट। बहुत मशहूर है वो मॉल, मैं नाम नहीं लूँगा। वो प्रॉपर्टी क्या है ना, लोग रीच आउट करेंगे उस चीज़ में। तो डेमोग्राफिक प्रूफ आपको मैंने दे दिए हैं, वो सफिशेंट है। अगर आप मुझे भी कोई क्वेश्चन करता है पर्सनली तो मैं उसको भी दे दूंगा, बट आई विल ट्राई कि पब्लिकली ये चीज़ें डिस्क्लोज ना हो। तो क्या हुआ, हमने रूम ले लिया एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। एंड अपना रूम में सेटिंग सारा कुछ, फर्नीचर वगैरह सब कुछ मेंटेन करा। एंड वी हैव स्टार्टेड अवर रूटीन। मैं कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। वो फ्रेंड मेरा आ जाता, कभी 1 हफ़्ता रुक गया, कभी 15 दिन रुका। तो क्या हुआ, वन फाइन डे आई वाज गोइंग टू कॉलेज एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। और उन टाइम्स में मैं थोड़ा बाइक बहुत तेज़ चलाता था, मेरे पास बुलेट थी। तो आपको पता है कॉलेज में आपको तब ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया आपके मुट्ठी में, आपकी ही है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, मेरे सारे जो रूटीन के काम थे वो रुक गए, है ना। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि तू भाई आ जा, थोड़े बहुत काम होते हैं जिनमें मुझे ऑब्स्टिकल फेस हो रहे हैं, तो मैं
चाहूँगा कि तू अब थोड़े दिन रहने आ जा, अपनी मर्ज़ी से आ ही जाता है, तो अब मुझे ज़रूरत है, तू आ जा। तो वो आ गया मेरे पास। एंड उससे पहले मुझे कभी कभी मतलब ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ वहाँ रहते हुए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस फ्लैट में। तो तब तो हमारा बस यही प्रोस्पेक्ट तो यही था कि भाई इतना, और तब आप इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो जब आपको आपके बजट में सब कुछ मिल जाता है ना। तो एक स्टूडेंट के जेब में कितने ही पैसे होते हैं आपको पता है, वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है ना। तो वी वर क्वाइट हैप्पी कि हमें, और हमने तब इस चीज़ों को इतना ज़्यादा अच्छे से डायग्नोज किया नहीं था, है ना। तो मेरा फ्रेंड जैसे कि आ गया, और नॉर्मली हम क्या करते थे, शाम को जिम जाते थे तो दूध नॉर्मली एक हमारे पास ही ना एक स्वीट शॉप एंड डेयरी थी, वो वहाँ से दूध लेते हुए जाते थे। तो डेयरी वाले भाई साहब को मैंने जैसे टेलीफोनिकली बोल दिया कि भाई आप कुछ दिन आप दूध देने आ जाना। वो मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त बन गए थे क्योंकि आना जाना था रूटीन का। तो उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि आप देने आ जाना दूध। तो क्या हुआ ना, मेरा दूध वाला भाई जो आए वो शाम को दूध देने, और मेरा दोस्त जो कि मेरा रूममेट था वो 3rd फ्लोर पे रूम था, और डायरेक्टली सीढ़ियाँ बाहर हाईवे पे लगती थी उस रूम की। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि नीचे दूध देने आए हैं भैया, और तू जाके दूध ले ले। और वो जैसे ही दूध लेने गया तो दूध वाले भैया ने बोला कि भाई संयम, और तुम यहाँ रहते हो इस फ्लैट में? तो उसने बोला हाँ हम यहाँ रहते हैं। तो उसका थोड़ा विकास, द एक्सप्रेशन वाज अ बिट वियर्ड, जो उसका एक्सप्रेशन आया। मेरे दोस्त ने ऊपर आया और मुझे बोला कि वो 2-3 बार इस चीज़ को अंडरलाइन करके पूछ के गया, तुम यहाँ रहते हो? मैंने कहा हाँ। सो डीप इनसाइड माई माइंड मुझे आइडिया था कि हाँ, बट इवन मैं भी उस चीज़ को, देखो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फेसिंग एनी इशू, तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत है इन चीज़ों को डिस्कस करने की, नहीं। और वैसे ही कोई ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा कुछ एज सच वहाँ पे। तो क्या हुआ, उन्हीं दिनों में ना मेरे पास एक पेट डॉग था, हस्की। और तब बहुत कम लोग ही थे जिनके पास हस्कीज थे। जी भाई। और वो 5.5-6 महीने का था। तो एक रात हम सो रहे थे और 1-1:30 बजे की बात थी। मेरा दोस्त भी मेरे पास ही था। एंड तो एकदम से बाहर मेरे को आवाज़ आई कि मेरा जो डॉग है, पेट डॉग है, नॉर्मली तब वो थोड़ा अपसेट चल रहा था, तो हम ट्राई करते थे। वैसे वो रूटीन में बेडरूम में ही सोता था, एसी में ही सोता था, बट तब थोड़ा वो अपसेट था। तो उस जो वेट था उसने स्पेशली बोला था कि इसको एसी में मत रखना, ड्यू टू माई डॉग वॉज स्नीजिंग दैट टाइम। तो हमने बाहर एक चारपाई बिछा के, कूलर लगा के, वो चारपाई पे सो रहा था 2-3 दिन से विकास। तो एकदम से वो रोया 1-1:30 बजे के टाइम पे। और थोड़ा ये भी था कि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे एक सैडनेस वाला अंधेरा होता था, आप समझ सकते हो। और उस रूम में मैं और मेरा दोस्त बात नहीं करते थे एक दूसरे से, विच इज़ अ वेरी बैड सिम्टम समटाइम्स। मतलब ये अपने आप ही होता था? अपने आप ही आपका थोड़ा कंप्रेस्ड, थोड़ा प्रेशराइज्ड बिहेवियर आप कह सकते हो, वो रहता है। जिस जगह पे थोड़ी बहुत भी कुछ मतलब एक्टिविटी हो या कुछ भी गलत हो, वहाँ पे एक अजीब सैडनेस होती है। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत ही खुश हैं या फिर नॉर्मल, लेकिन कहीं एक जगह जाके ना एकदम शांत हो जाते हैं हम। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कई बार आप देखते हो ना कि कई आप आते हो किसी जगह पे, तो आप आजकल वैसे ही हम इतने स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, हम खुद ही ये चीज़ें दिन में 10 बार बोलते हैं, यार ये जगह ठीक नहीं, मेरे को वाइब अच्छी नहीं आ रही, वाइब अच्छी नहीं है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इन अ सिंपल लैंग्वेज की वाइब उस जगह की ठीक नहीं थी। बट बिसाइड्स दैट एक अजीब सा हेडेक रहना और दबाव महसूस होना नॉर्मली। एंड लाइक ऐसा रहता था कि हम बहुत ज़्यादा निराश, मतलब होपलेस सिचुएशन में नहीं होता जैसे, वैसे उस तरीके से रहते थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे डॉग की आवाज़ आई कि वो रोया, तो हम ऑल ऑफ अ सडन वी हैव ओपन्ड द गेट, जो बेडरूम का गेट था हमने खोला और बाहर देखा कि मेरे डॉग ने 4-5 जगह पे उसने स्टूल अपना पास करा, मतलब शिट थी। एंड
या तो डॉग को एकदम ऑल ऑफ अ सडन लूज मोशंस लग जाएं ड्यू टू कुछ अनअप्रोप्रिएट चीज़ खा ली कुत्ते ने या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था एकदम से। हाँ, डर के मारे होता है, क्योंकि डॉग बिहेवियर, मैं बहुत छोटा था तब से मेरे घर में पेट डॉग्स रखते आ रहे हैं हम, एंड वो बिल्कुल ही मतलब एकदम से बहुत अच्छा हेल्दी डॉग, एंड वो बिसाइड्स दैट यही अकेला सिम्टम नहीं, वो शिवर कर रहा था, हम बाहर गए तो एकदम से। और अभी वो थोड़ी देर पहले, हम लेट सोए थे, थोड़ी ही देर पहले खेल के, हम हमारे पास से खेल के बाहर, मतलब हम उसको सैर करवाने ले जाते थे, एवरीथिंग वाज गुड, तो एकदम से वो शिवर कर रहा है, तो वो एक ही तरफ स्टक हो गया विकास, वो एक ही तरफ देख रहा है, जो कि मैंने नोटिस किया और मेरे फ्रेंड ने भी नोटिस किया कि वो एक ही तरफ देख के भौंक रहा है ना, और शिवर कर रहा है, और बार बार क्या कर रहा है, भौंकता है और आगे से क्या एकदम से पीछे भागता है रिफ्लेक्स में। जैसे हम क्या करते हैं, हम कई बार हमारे पीछे कुत्ता जैसे आ गया, कोई भी स्ट्रीट डॉग, तो हम उसको डराते हैं, हमारा नेचर होता है, तो पीछे होता है एकदम, हम उसको हड़काते हैं ना ऐसे, तो वो इस तरीके से, उसके पैर इस तरीके से थे कि वो बहुत एक हड़बड़ी में होता जैसे डॉग, वो भौंक रहा है और एकदम से भाग के पीछे फिर बेडरूम में घुस रहा है, फिर वहाँ से अंदर से भौंक रहा है गेट में से, उसी तरफ देख के, वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे देख रहा है। That time, we have realized that something is fishy, कुछ है। एंड मेरा दोस्त, जैसे कि मैंने बताया, वो थोड़ा जल्दी फ्रीक आउट करता है, वो बोला कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये मतलब इसको ऐसा क्या हो गया ना। सुबह हमने वेट बुलाया, वेट आया, और ऑब्वियसली जैसे मुझे पता है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉग रखने के कारण आदमी पार्शियल वेट तो बन ही जाता खुद ही। तो वो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बस डरा होगा, ऐसे डर के डॉग्स ऐसा करते हैं, जो कि सच था। मैं तो क्या हुआ, एक रात, ये रात गई तो हमें थोड़ा हो गया, और उसके बाद मेरा डॉग वो बाहर ही नहीं निकल रहा रूम से, मतलब ऑल द टाइम वो बेडरूम में, उसके बाद से आपके साथ, हमारे साथ, वो छोड़ ही नहीं रहा। नॉर्मली लोग रखते हैं डॉग्स की, डॉग्स हमें गार्ड करेंगे, हमें उसको गार्ड करना पड़ रहा है। वो इतना ज़्यादा मतलब फ्रीक आउट कर गया, इतना डर गया कि वो बाहर आ रहा है, उसके लीश को पकड़ के हम खींच रहे हैं, उसको सैर करवाने ले जा रहे हैं, खींच के लिए एक पर्टिकुलर एरिया, जो एरिया था उस एरिया में से ले, तो हमें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है ना, लाइक। और उसके बाद वो दोस्त मेरा, उसने बोला कि मुझे घर जाना होगा थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा विकास कि नहीं यार, मेरे को भी यहाँ नहीं रुकना। आई फेल्ट स्केयर्ड बीइंग स्टेइंग अलोन देयर इन द रूम। उसके बाद क्योंकि वहाँ तब चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, लाइक जैसे मैंने आपको बताया पहले, सैडनेस थोड़ी रहती थी, बट उसके बाद हमें एक अजीब सा डर लगता था वहाँ पे, क्योंकि पीछे एग्जैक्ट उस जो फ्लैट्स के एग्जैक्ट पीछे ग्रेवयार्ड कह लो या कब्रें थी बहुत सारी, कुछ रिलेट उनके साथ भी, क्योंकि देखो कॉलोनाइजेशन हुई है, नए नए फ्लैट्स बने हैं, अपार्टमेंट्स बने हैं, हमें क्या पता उस चीज़ में पहले क्या है। हर चीज़ की लेजेंडरीज होती हैं, हर जगह की अपनी एक स्टोरीज होती हैं जी। प्लस एक वो फैक्ट कि हमारा दूध वाला बता के गया कि 25-30 हज़ार का फ्लैट है, तुम्हें पता नहीं कि 9,000 में तुम्हें दे दिया तो क्यों दे दिया होगा, है ना, विच वॉज क्वाइट, मतलब वो भी एक बड़ी ट्विस्टेड सी बात थी। वो एक कुछ हिंट तो दे गया, हाँ हिंट दे गया, और वो चीज़ें डर एसोसिएट करती हैं अपने साथ, ऐसी चीज़ें आप वैसे प्रोएक्टिवली ही डरे होते हो, है ना। तो मेरा दोस्त जैसे ही गया, शाम को मैंने उसको ड्रॉप करा बस स्टैंड पे, बस चढ़ाई, उसको गांव चला गया, मैं आ गया रूम पे। मेरी बस तैयारी थी जाने की कि मैं अपने फ्रेंड के रूम पे जाऊंगा। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, विकास मेरे फ्रेंड की कॉल आई कि मेरे को जाना पड़ रहा है कहीं, कि तू मतलब अगर अभी नहीं निकला अपने रूम में से तो तू रहने दे, कल आ जाना, है ना। अब मैंने उसको तो अपना डर उजागर नहीं करा कि नहीं, मेरा आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई विल स्टे फॉर टुडे, मैं आज रह रहा हूँ। तो उस रात मैं रुक गया वहाँ पे। तो मैं रुका जैसे ही, तो एकदम से रात को 2 बजे के आसपास मुझे आवाज़ आई, एंड दैट वाज अ मेल साउंड विच वाज वेरी हॉरिबल। कोई रो रहा है एकदम से, किसी मेल के रोने की आवाज़ आई, रोने की कह सकते हैं, या चीखे मार मार के रोने की। और वो मतलब साउंड वाज नॉट दैट क्लियर, एंड मैं
वो जैसे मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे आप सो रहे हो, आपको एकदम से कोई उठा, आपकी मदर आके उठा रही है, तो आपको पहले सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना ये चीज़ें, उठ जा उठ जा, उसके बाद रियलाइज़ होता है हमें कि उठाने आए हैं, होता है ना ऐसा। जी जी। तो पहले 2-3 बार ऐसा मेरे को हुआ। तो मैंने जब आँख खोली तो मेरा डॉग गेट, मेरे बेडरूम के गेट के पास खड़ा था और वो उसी तरफ झाँक रहा था, जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल उसी जगह। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, और मैंने वो उसके बाद देखा, थोड़ी देर मैं देखता रहा, मेरा डॉग देखता रहा कॉन्टीन्यूस, वो मतलब विदाउट ब्लिंकिंग द आई वो देखता रहा। उसके बाद वो एकदम से बेड पे चढ़ गया एकदम से, और मतलब मेरे पास लेट गया वो, मैं भी लेट गया। अगले दिन मेरा फ्रेंड आ गया अपने रूम पे और मैं उसके रूम पे चला गया। 2-3 दिन बाद फिर जैसे ही मेरा दोस्त जो मैं बता रहा था आपको रूममेट, वो वापस आया, तो उस रात जैसे ही वो वापस आया, उस रात सेम आवाज़ विकास, रात को रोने की और साथ साथ भागने की, मतलब इधर उधर कोई भाग रहा है और फ़ोन पे जैसे कि बात कर रहा है, जैसे कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे कुछ मतलब कन्वर्सेशन टाइप चल रहा है, किसी से बात हो रही है और बहुत ज़्यादा ऊंची, जैसे किसी का कोई मर गया है, समझ रहे हो आप, जैसे जो ऐसी चीज़ हो गई है किसी के साथ जो जो बहुत ज़्यादा सैडनेस से भरी हुई है, और है ना। तो मैंने देखा कि ये, और मेरे दोस्त ने भी वो चीज़ कंसिडर की, तो हम दोनों निकले, और मेरा डॉग तब तो बिल्कुल ही दुबक गया उस टाइम जब वो अगले दिन और ज़्यादा मतलब कंसिडरेबल थी चीज़। तो मैंने गेट खोला, मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है भाई मत बाहर जा, बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैं आपको उस तरीके से रोके नहीं दिखा सकता जिस तरीके से वो चीखें मार मार के रो रहा था। तो मैंने गेट खोला, बाहर देखा तो मेरी किचन की लाइट, जो कि उस दिन हम दोनों पार्टनरशिप्स में काम करते थे, उस दिन हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलके किचन कर देते, क्योंकि हम नॉर्मली जिम जाते थे, शेक वगैरह ब्लेंडर वगैरह हमारे पड़े होते थे किचन में, तो हमने सारे बर्तन उस दिन साफ़ करे, प्रॉपर किचन सेट करके, सारी किचन बंद करके, लाइट्स बंद करके सोए थे, और लाइट जल रही थी मेरी किचन की। और आपको प्रॉपरली याद है कि लाइट बंद की थी आपने? बिल्कुल याद है, क्योंकि क्या है ना, वो जो लाइट जलती है ना, उसकी रोशनी जो है वो सारे टेरेस पे आती है और रूम में भी आती है, जो कि हमें डिस्टर्ब करती है रात को। मुझे आदत है, मैं बिल्कुल लाइट्स बंद करके सोता हूँ बिल्कुल। तो मैं वैसे ही मतलब थोड़ा एनर्जी सेविंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं एक चक्कर रात को फिर भी उठ के मार के आता हूँ, सारी लाइट्स मैं रीएश्योर करता हूँ कि लाइट्स बंद हैं। तो मैं जैसे ही बाहर निकला विकास, तो लाइट्स, किचन की लाइट जल रही है और वो आवाज़ किचन में से आ रही थी। और फिर उसके बाद जैसे किचन सिंक होता है जहाँ हम बर्तन धोते हैं, वहाँ पे आवाज़ आई मेरे को कि वहाँ पे किसी ने चम्मच या कुछ चीज़ फेंकी जी। एंड आई वाज डिनाइंग, पहले आवाज़ आ रही है ऑब्वियसली। तो मेरा दोस्त बोल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि चूहा वगैरह हो सकता है। कह रहा चूहे से कुत्ता नहीं डरता पहली बात तो, और तू क्या मतलब ऐसे ये पंगा है यहाँ पे कुछ। वो उस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर रहा था, बट आई वाज इन अ डिनायल कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई जैसे ही मैंने उसको ये इस चीज़ के लिए कन्विंस करा कि नहीं यार चूहा बिल्ली हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो उसके बाद मेरे सामने बर्तन स्टैंड के अंदर से प्लेट निकली एक, जो कि बहुत, क्योंकि बर्तन स्टैंड की जो प्लेट्स हैं वो इस तरह असेंबल्ड होती हैं कि आप डाल रहे हो तो वो एक नीचे जाके एडजस्ट हो, देख रहे हो। मेरे सामने, मेरे दोस्त के सामने प्लेट निकल के नीचे गिर गई। तब हम दोनों भाग के बेड पे बैठ गए, क्योंकि ये बहुत हॉरिबल था हमारे लिए। और उसके बाद जैसे ही प्लेट गिरी, प्लेट का जैसे शोर आ रहा था गिरने का, उसके साथ साथ वो आवाज़ भी आ रही थी, रोने की आवाज़। रोने की आवाज़। हम दोनों अंदर आ गए रूम पे और हमने बिल्कुल दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा था रूम में, हम लेट गए डर के और डिसाइड कर दिया कि भाई हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज़ होता है कि वो कमरे में है वो चीज़, जिस कमरे में आप हो, उसी कमरे में वो चीज़ मेरे कमरे में है। और जिस जगह मेरा डॉग या हम खड़े देख रहे थे उस किचन की तरफ, उसी जगह वो खड़ा है, उसी जगह वो। और वो एक औरत था, वो एक इंसान जो कि मिड एज मतलब 32-33 साल का लड़का होगा, हैवी बिल्ड उसका ऑरा था। लाइट, एक वाइट कलर की लाइट में हमें क्लैरिटी होगी कि ये ऑरा है।
और वो ऐसे हमारी तरफ पीठ करके खड़ा था और हमारी मतलब जिप हो गए हम, सन बिल्कुल बोलती एकदम बंद हो गई। बोलती बंद, बिल्कुल बोलती बंद। हमने ब्लैंकेट ऊपर कर लिए और उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। हनुमान जी मेरे साथ, मतलब अब तो प्रत्यक्ष रूप में हैं हनुमान जी साथ तब, बट फिर भी मैंने जब भी हनुमान चालीसा का जाप शुरू करा है, फॉर द टाइमिंग मेरे को मतलब एंटिटीज़ फेड हो गई हैं उसी टाइम में। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त अगेन वो सो गया, थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सारा ठीक हुआ, और हमने डिसाइड कर लिया उसी टाइम में कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहने वाले। उसके बाद विकास मेरी आँख खुली, मुझे दबाव महसूस हुआ, एज अ मीडियम मेरे को दबाव महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद आवाज़ आ रही है मेरे को, चूं 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 आवाज़ आ रही है मेरे को। उस आवाज़ ने बॉदर करके मेरी आँख खुली, और जैसे ही मेरी आँख खुली मेरे ऊपर बेड पे बिल्कुल ऊपर फांसी लगाई उसी एंटिटी ने, और वो रस्सी की आवाज़ थी। अरे भाई, और जीभ उसकी जो टंग थी वो बाहर आई हुई थी, और वो हमारी तरफ देख रही थी एंटिटी, हमारी तरफ, और वो रस्सी की आवाज़। और सबसे ज़्यादा हॉरिबल बात विकास ये थी कि जैसे वो झूल रहा था ना, जैसे वो पीछे गया, मतलब जैसे दीवार पे जाके बॉडी टच होती है, उसने दीवार पे लात मारी पीछे से, सो दैट कि वो उतनी ही स्पीड में आगे आए, और वो एंटिटी हमारी तरफ बेड पे देखते हुए हमारे कमरे में रोटेट करने लगी हमारे ऊपर। एंड वी वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग बैडली, मेरा दोस्त भी और मैं भी, क्योंकि कुछ अंधेरा था रूम में, पर हमें बिल्कुल एक लाइट ऐसे ऊपर घूम रही है जैसे, और बिल्कुल बीच बीच में शक्ल ब्लिंक हो रही है। और मेरा दोस्त, मैंने उसको बोला, मैं तू देख पा रहा है? कहना हाँ देख पा रहा हूँ। दोनों को दिखाई दे रही है सेम दोनों चीज़? को दिखाई दी सेम चीज़। और उसके बाद हम सीधा रूम में से भागे हैं, हमने नहीं देखा टाइम क्या था। मुझे याद है हम उसके बाद सेक्टर 17 बस स्टैंड चले गए थे। सारी रात हमने वहाँ काटी, सुबह तक।